हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको लेक्चर नंबर 4 आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। अब यह जो आधुनिक भारत के इतिहास का लेक्चर है यह क्रैश कोर्स अब नहीं रह चुका है। अब यह पूरे तरीके से संपूर्ण अध्ययन चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें ही नहीं बताई जा रही हैं, सब कुछ बताया जा रहा है। इसलिए ये चौथा लेक्चर है और संभवतः यह आखिरी लेक्चर होगा। प्रयास रहेगा कि अब आज इसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, 4 लेक्चर में पूरा दृष्टि IAS क्विक बुक हिस्ट्री की उसको कंप्लीट किया जाए। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आए थे कि सर दृष्टि IAS तो हिंदी में है, तो शायद आप सर्च करिएगा, शायद इंग्लिश में भी अवेलेबल हो बुक। हमें अभी इसके बारे में नहीं पता है और उसको आप सर्च करिए, पता करिए, शायद आपको मिल जाए। ठीक है, और हम लोग पिछले लेक्चर में यहाँ तक पहुँच चुके थे। हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लिया था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोल मेज सम्मेलन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो पूरा लेक्चर अगर देखोगे आप, अगर नहीं देखोगे, आधा छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ठीक है, पूना पैक्ट वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। तृतीय गोल मेज सम्मेलन हो चुका है। तृतीय गोल मेज सम्मेलन में हमने बताया था कि 1932 को 24 दिसंबर 1932 को सम्मेलन की समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र पर विचार हेतु लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति गठित की गई। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होर द्वारा भारत शासन अधिनियम हेतु ब्रिटिश संसद में बिल पेश किया गया। ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी। यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना गया। याद रखिएगा, लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति गठित की गई। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होर द्वारा भारत शासन अधिनियम हेतु ब्रिटिश संसद में बिल पेश किया गया। ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी और फिर भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से इसे जाना गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से इसको जाना गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। वर्ष 1934 में कांग्रेस के बहुत बड़े भाग ने कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए पृथक दल के गठन पर बल दिया। इसी उद्देश्य से जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी ने मिलकर बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी ने मिलकर बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। इसके अन्य सहयोगी नेता अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदि थे। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद का लक्ष्य विश्व में फांसीवाद तथा प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध रहते हुए संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संघर्ष को केंद्रित रखने का रखा गया। ठीक है, नेहरू का यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारी समिति में अस्वीकृत हो गया। ठीक है, अस्वीकृत हो गया। ठीक है, प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडल का गठन। प्रांत में चुनाव होते हैं। ठीक है, 1936 में लखनऊ में और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सभी गुट चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। 1936 और 1937 में, 1936 में लखनऊ में, 1937 में फैजपुर में यह पहला अधिवेशन था जो एक गांव में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में था। ठीक है, और सभी दल तैयार हो गए कि चुनाव में हिस्सा लिया जाएगा। ओके, ठीक है। जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव में अनेक प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। 11 में से 5 में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब, सिंध में ही कांग्रेस बहुमत से वंचित रह गई। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए ध्यान से। अब आपके साथ जो चल रहे हैं, एक धैर्य एक साइड, एक धीरज दूसरे साइड, दोनों को बैठाए रखिए। ठीक है, और सुनते रहिए, क्योंकि राज्य की, देश की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी करने का आपने जिम्मा उठाया है, तो उसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। ओके, जुलाई 1937 में कांग्रेस ने मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। इस तरह कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई।
पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार गठन किया। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार का गठन किया। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में अपनी सरकारें बनाई। प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया, जिसे संसदीय उपसमिति का नाम दिया गया। इसके सदस्य थे सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समय प्रांत प्रमुखों का प्रधानमंत्री कहा जाता था। इस समय प्रांत प्रमुखों को प्रधानमंत्री कहा जाता था। कांग्रेस सरकार ने अपने 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल में, कितने माह के, 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल में यह प्रमाणित कर दिया कि वह केवल जन संघर्षों के लिए ही जनता का नेतृत्व नहीं कर सकती, बल्कि उनके हित में राज सत्ता का भी प्रयोग कर सकती है। 28 माह तक शासन चलता है, ठीक है। इसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त की। याद रखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त की। इसके माध्यम से कांग्रेसी सरकारों ने योजना के विकास में हाथ बटाने के प्रयास किए, ठीक है। कांग्रेस सरकारों ने योजना के विकास में हाथ बटाने के प्रयास किए। याद रखिएगा, 28 माह तक शासन चलता है। 8 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाती है, ओके। टोटल 11 वो होते हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग बनते हैं। जैसे संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत बनते हैं प्रधानमंत्री, और बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा होते हैं। बाकी और भी नाम हैं यहाँ पर लोगों के। बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा, बिहार पीछे पूछे जाते हैं हमेशा। और संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। तो पंत यूनिवर्सिटी कब बनी थी, इसको आप लोग कमेंट करिएगा और कहाँ पर है। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट क्या है, जरूरी है। 1939 में 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये एकदम याद रखिएगा कि 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बने, ओके, ठीक है। त्रिपुरी में वे गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभिषिता रमैया को परास्त कर, याद रखिएगा, पट्टाभिषिता रमैया जो गांधी जी के पसंदीदा थे, उनको परास्त कर अध्यक्ष चुन लिए गए। इस हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार बताया। गांधी जी कहते हैं कि ये पट्टाभिषिता रमैया की हार नहीं है, मेरी खुद की हार है। चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित सुझाव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने सलाह देने से इनकार कर दिया। इस स्थिति में अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। याद रखिएगा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभिषिता रमैया को हराया। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि मेरी व्यक्तिगत हार है। जब गांधी जी ने ऐसा कहा, उसके बाद एक प्रस्ताव लाया गया जिस पर गांधी जी ने अपना सुझाव सलाह देने के लिए इनकार कर दिया। तो सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद फिर से क्या बनते हैं, नए कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1939 में। याद रखिएगा, कांग्रेस से पृथक होकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं। अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त में आता है, 8 अगस्त को आता है, इसलिए अगस्त प्रस्ताव 1940 में। कांग्रेस के मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र के बाद कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। 8 जगह सरकारें बनी थी। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में रायगढ़, बिहार में आयोजित किया गया। इसमें ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि केंद्र में अंतरिम सरकार गठित की जाए। यह प्रस्ताव रखा गया केंद्र में अंतरिम सरकार गठित की जाए। लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा नाम दिया गया। वायसराय था लिनलिथगो। यह प्रस्ताव रखता है कि मतलब कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखता है, जिसे अगस्त प्रस्ताव 1940 कहा गया का नाम दिया गया, जिसमें अंतरिम सरकार के गठन करने की मांग को खारिज कर दिया गया। अगस्त प्रस्ताव में अधोलिखित प्रावधान सम्मिलित थे और ये जो प्रावधान दिए गए हैं यही यूपीएससी ने एक बार दिया था स्टेटमेंट में, ठीक है। तो क्या प्रावधान थे, युद्ध के बाद प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा, ऐसा लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव में लिखा था। और यह पहली बार था कि जब ब्रिटिशर्स ने कहा हो कि संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी, ऐसा कहा गया था, ठीक है। वायसराय कार्यकारी परिषद का विस्तार, भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब यूपीएससी यहाँ से खींच सकता है तो पीसीएस भी तो यहाँ से खींच सकता है क्वेश्चन।
ठीक है। कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तथा पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ओके, अब मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग की बात करते हैं। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग। खिलाफत व असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का जो दृश्य देखने को मिला था वह अब सांप्रदायिकता में बदल चुका था। कवि और संगीतज्ञ चिंतक मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल को प्रायः मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, पृथक राष्ट्र के प्रवर्तक का विचार यही दिए थे कि अलग राज्य अलग देश होना चाहिए। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस अधिवेशन में? मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में द्विराष्ट्र, दो राष्ट्र का के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यही मोहम्मद इकबाल ने जिन्होंने कहा था, गाया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1933-35 के बीच कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा। तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। इनके परिकल्पित पाकिस्तान में पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को शामिल होना था। इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में फजलुल हक तथा सिकंदर हयात खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ ये मोहम्मद इकबाल का नाम और यहाँ पर पाकिस्तान शब्द के गढ़ने वाले चौधरी रहमत अली का नाम आप लोग धैर्य, एकदम धीरज के साथ, एकदम दिमाग खोल के याद कर लीजिए, पूछा जाता है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 में क्रिप्स प्रस्तावों में मिली। प्रस्ताव में व्यवस्था थी कि ब्रिटिश भारत का कोई राज्य यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहे तो उसे आज़ादी मिलेगी। क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया कि अगर क्या लिखा गया है? पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में मिली। प्रस्ताव में व्यवस्था थी कि ब्रिटिश भारत का कोई राज्य यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहे तो उसे आज़ादी मिलेगी। डिवाइड एंड रूल। ओके, 1943 को लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। 23 मार्च 1943 को कब मनाया गया? 23 मार्च 1943 को और 1943 को लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। सरकार की बांटो और राज करो की नीति ने पृथक पाकिस्तान की मांग को संरक्षण प्रदान किया। याद रखिएगा, चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें, 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। व्यक्तिगत इंडिविजुअल सत्याग्रह है ये। यह विचारधारा गांधी जी की थी। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश के साथ नहीं, इसलिए ये शुरू किए। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया। कहाँ से प्रारंभ किया गया? पूछ देंगे कहाँ से प्रारंभ किया गया? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने। पहले विनोबा भावे ग्रामदान भूदान मूवमेंट इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। और विनोबा भावे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। रमन मैग्सेसे, ठीक है, कमेंट करिएगा सही है। कमेंट करिए किस वर्ष दिया गया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 2 चरण में चलने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण जनवरी 1941 में शुरू किया गया। इस सत्याग्रह में लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल गए, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता व विधानमंडल के सदस्य भी शामिल थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्रिप्स प्रस्ताव आता है। क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पर क्रिप्स प्रस्ताव नाम पड़ता है। मार्च 1942 को आता है। जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से उसके प्रतिद्वंदी राष्ट्र परेशान हो गए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन आदि देश ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाल रहे थे। परिणामस्वरूप चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। ठीक है, एकल प्रतिनिधि क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। क्रिप्स प्रस्ताव की कुछ विशेषताएं थी और ये विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। पीसीएस पहले पूछा करता था कि पहले अगस्त प्रस्ताव आता है, फिर क्रिप्स मिशन आता है, वावेल प्लान आता है, कैबिनेट मिशन आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन करने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए पूछा करता था, लेकिन अब वह यह नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, तो
अब यहाँ पर इसकी विशेषताएं पूछी जाएंगी क्योंकि लेवल अब बढ़ चुका है, समय के साथ परिवर्तन हो चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है। तो विशेषताएं क्या है? क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है जितनी जल्द संभव हो भारत में स्वशासन की स्थापना अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस की मांग जब मोतीलाल नेहरू जी ने की थी पहली बार, जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, ये बात की गई थी इसमें क्रिप्स प्रस्ताव में, जबकि वहाँ पर की गई थी तो लोगों ने विरोध किया और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। ओके, ठीक है। और युद्ध के बाद ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो और उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार भी होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन युद्ध के बाद गठित किया जाएगा, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है। और तीसरी चीज़ और आगे है, संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर ही लागू कर सकेगी। ये 2 शर्तें जो थीं यही मुख्य रूप से, ये देखिए, जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वे इसे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में रहेंगे या फिर पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रहें, मतलब टुकड़ों में बांट दिया जाए, तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बनाई गई। ओके, भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों भारतीय संविधान सभा जो बनेगी और ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता किया जाएगा, यानी सुरक्षा, आश्वासन, प्रतिनिधित्व, विकास के लिए समझौता किया जाएगा। पृथक की बात भी कर दिए और यहाँ समझौते की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। और आगे, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। ओके, अंततः क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेटस, संविधान सभा में रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित लोगों की मौजूदगी तथा भारत के संभावित विभाजन पर कड़ी आपत्ति थी, इसलिए इसको बातचीत में असफल हो गई, यह क्रिप्स प्रस्ताव असफल हो गया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस द्वारा कहा गया कि केवल भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से संतुष्टि प्राप्त होगी। भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से संतुष्टि प्राप्त होगी। महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स को सी फॉर चेक, ठीक है, याद रखिएगा, इसी को पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने कहा था, उत्तर दिनांकित चेक है तथा ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है, कहा क्रिप्स प्रस्ताव, कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है तथा ऐसे बैंक का है जो टूट रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब मैंने इन प्रस्तावों को पढ़ा तो बुरी तरह मायूस हुआ। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव की आलोचना इसलिए की क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचक मंडल और सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की बात नहीं मानी गई थी, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था। ओके, याद रखिएगा। अब आगे बात बढ़ती है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 में आता है वो भी असफल हो जाता है। उसके पहले क्या आया था, अगस्त ऑफर आया था, वो भी असफल हो गया। तो अब बात आगे बढ़ती है, इंडिविजुअल सत्याग्रह भी हो चुका है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होगी। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल है जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। ठीक है, क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आश्वासन किया गया। गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं इस देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा भी आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, गांधी जी ने कहा। फलतः कांग्रेस कार्य समिति ने 1942 को वर्धा में अपनी बैठक बुलाई। इसमें संघर्ष के निर्णय को स्वीकृति दे दी गई। अगले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई जहां इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक 8 अगस्त 1942 को होती है। इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया
तथा निम्न घोषणाएं की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों से अपनी रक्षा स्वयं करेगा। अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग का समर्थन किया गया। गांधी जी को भारत छोड़ो का नेता घोषित किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न वर्गों को गांधी जी का निर्देश था। अलग अलग वर्गों को गांधी जी ने निर्देश क्या दिया? उन्होंने कहा कि इन निर्देशों की घोषणा ग्वालियर टैंक में कर दी गई थी। सरकारी सेवक नौकरी छोड़ दें, परंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी हासिल होने तक अपने इस निर्णय पर अटल रह सकें। यदि कोई जमींदार सरकार विरोधी हो तो कृषक पारस्परिक हित के आधार पर तय किया गया लगान अदा करते रहें, किंतु यदि कोई जमींदार सरकार समर्थक हो तो उसे लगान अदा करना बंद कर दें। राजा महाराजा जनता को सहयोग करें तथा अपनी प्रजा की संप्रभुता स्वीकार करें। देशी रियासतों के लोक शासकों का सहयोग तभी करें जब वे सरकार विरोधी हों तथा सभी स्वयं को राष्ट्र का अंग घोषित करें। ऐसी बातें निर्देश गांधी जी के द्वारा दिया गया और गांधी जी ने एक नारा भी दिया। इसी अवसर पर गांधी जी ने लोगों से कहा, एक छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूं जिसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस में व्यक्त कर सकते हैं। यह मंत्र है, करो या मरो, डू और डाई। अर्थात या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का अस्थायित्व देखने के लिए जिंदा हम नहीं रहेंगे। ओके, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब क्या 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर, याद रखिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गांधी जी और कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस में रखा गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी जी को भी कहाँ रखा गया? गांधी जी के साथ ही आगा खां पैलेस में रखा गया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना बांकीपुर जेल में, पटना में राजेंद्र प्रसाद जी को नज़रबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जो बाद में जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए तथा आज़ाद दस्ता भूमिगत कार्रवाई नामक दल का गठन किया एवं भूमिगत होकर आंदोलन चलाते रहे। कौन? जयप्रकाश नारायण। हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, लेकिन फांद गए दीवार। नया खून था, नया जुनून था, जैसा कि आप लोगों के अंदर नहीं है। बहुत लोग हैं, सच्चाई ये है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। सत्य यही है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, फिर दोष देते हैं किस्मत ख़राब है और मैंने बहुत मेहनत की थी वगैरह वगैरह, फलान धमाका करते रहते हैं। लेकिन सत्य यही है कि पढ़ना नहीं चाहते हैं लोग, सच्चाई यही है। ठीक है, तो क्या नहीं लिखा गया, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किताबों में है सब कुछ। ओके, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जो बाद में जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए और आज़ाद दस्ता भूमिगत कार्रवाई नामक दल का गठन किया एवं भूमिगत होकर आंदोलन चलाते रहे। करो या मरो का नारा समूचे राष्ट्र में गूंज उठा। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश बढ़ गया। जगह जगह हिंसक कार्रवाई की जाने लगी। अहमदाबाद, मद्रास, बेंगलोर, सहारनपुर आदि में मजदूरों की हड़तालों से कारखाने बंद हो गए। संचार साधनों को नष्ट कर दिया गया। रेलवे लाइन उखाड़ दी गई, बिजली के तार काट दिए गए। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाक खाने, सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन एक अहिंसक नहीं, हिंसक आंदोलन था। ठीक है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन अंततः उन्होंने क्या कहा? करो या मरो। ठीक है, डू और डाई। 1942 के आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बम्बई में था, लेकिन इसकी भागीदारी समूचे भारत में देखी गई। सितंबर 1942 के बाद बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध यह आंदोलन भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी से बचे नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली
आदि भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया और कांग्रेस की रणनीतिक कार्रवाई और महत्वपूर्ण सूचनाओं आदि का रेडियो प्रसारण के द्वारा संचालन किया। भूमिगत नेता जिसमें सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका भी शामिल थे भूमिगत नेता में, जो बम गोला बारूद जैसी सामग्री एकत्र कर गुप्त संगठनों में बांटते थे। ध्यातव्य कि रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया। यूपीएससी पूछ चुका है, रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया। आंदोलन के प्रति दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 21 दिन ठीक है के उपवास की घोषणा कर दी। उपवास शुरू करते ही देश विदेश में उन्हें रिहा करने की मांग तीव्र हो गई। राजभक्त MSNE, NR सरकार और HP मोदी ने वायसराय की कार्यकारी से इस्तीफा दे दिया। 7 मई 1943 को गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। उन्हें खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने 6 मई 1944 को उन्हें कैद से रिहा कर दिया गया। गांधी जी को कैद से रिहा कर दिया गया। ध्यातव्य है कि गांधी जी के जेल में रिहा होने के पूर्व ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी व निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु के बारे में बेहतर तरीके से आगा खां पैलेस का सीन बेहतर तरीके से गांधी मूवी में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। आप शहीद मूवी देख लीजिए, आप गांधी मूवी देख लीजिए, ऐसी मूवीज़ हैं जिससे आपका इतिहास आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आधुनिक भारत का इतिहास बेहतर तरीके से। आमरण अनशन के कारण आगा खां पैलेस में कैद गांधी जी के स्वास्थ्य में जब तेजी से गिरावट आ रही थी तो चिकित्सकों के परामर्श पर ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि यदि गांधी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकान कोर्ट शब्द भेज देगी कि गांधी मर गए हैं, रूबिकान कोर्ट शब्द भेज देगी। ठीक है, रूबिकान कोर्ट शब्द। ठीक, समानांतर सरकार की स्थापना होती है। समानांतर मतलब एक तरह से ब्रिटिश चली रही है, उसके समानांतर में जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती हैं ना, एक होती है तो दूसरी होती है, एकदम समानांतर यानी पैरेलल में। तो पैरेलल में एक अलग सरकार। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, चित्तू पांडे चौक भी है बलिया में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में सतारा में वाई.वी. चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकारों का गठन किया गया, जो क्रमशः 1944-1945 तक चली। याद रखिएगा, बलिया में चित्तू पांडे, सतारा में वाई.वी. चौहान ओके तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में। बंगाल के मेदिनीपुर जिले में ताम्लुक नामक स्थान पर ताम्लुक जाति सरकार की स्थापना की गई। बंगाल के मेदिनीपुर में ताम्लुक नामक स्थान पर ताम्लुक जाति सरकार की स्थापना की गई। यहाँ की सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। कहाँ की? मेदिनीपुर जिले में ताम्लुक नामक सरकार, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में ताम्लुक नामक सरकार पर ताम्लुक जाति सरकार की स्थापना की गई। यहाँ की सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। इसका अस्तित्व सितंबर 1944 तक रहा। इसके अलावा उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार चली। क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ कहाँ पर समानांतर सरकार चली? उड़ीसा, मेदिनीपुर, सतारा, चित्तू पांडे, बलिया। सतारा की समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही। याद रखिएगा, सतारा की वाई.वी. चौहान, नाना पाटिल की समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक रही। औंध रियासत के राजा ने इस सब में काफ़ी मदद की। औंध रियासत के राजा ने, जिसके राज का संविधान गांधी जी द्वारा तैयार किया गया था, इस सब में काफ़ी मदद की। ओके, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आंदोलन में आम जन की भी भागीदारी थी। युवक थे, स्कूल कॉलेज छात्रों ने भूमिका निभाई। महिलाएं थी जैसे सुचिता कृपलानी, औड़ा आसफ अली, उषा मेहता। किसान भी थे, सरकारी अधिकारी भी थे, कम्युनिस्ट थे, देसी रियासतों ने, मुस्लिम। इन आंदोलनों में मुसलमानों का योगदान संदेहास्पद था। फिर भी मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों ने भूमिगत नेताओं को अपने घरों में पनाह दी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आंदोलन पर प्रतिक्रिया। मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट आंदोलन का इसलिए विरोधी था क्योंकि इनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद यहाँ जंगल राज उत्पन्न हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट ये कहता है कि आंदोलन का इसलिए विरोधी था क्योंकि इनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद यहाँ जंगल राज उत्पन्न हो जाएगा। 23 मई 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। मुस्लिम लीग ने 1943 में दिसंबर 1943 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया। देखिए 1943 में 23 मार्च 1943 को। ओके, अति उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को अविचारित तथा असामयिक माना। तेज बहादुर सप्रू ने क्या कहा कि अविचारित है और असामयिक है। भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन में कहा कि कानून व व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है जब दुश्मन हमारी सीमा पर है। कानून व व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है जब दुश्मन हमारी सीमा पर है, ऐसा भीमराव अंबेडकर कहते हैं।
आज़ाद हिंद फौज व सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से पता चलेंगी आपको। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहीं पर। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अचानक गायब हो गए। वे कलकत्ता से पेशावर होते हुए रूस पहुँचे और फिर मार्च में बर्लिन। कलकत्ता से पेशावर पाकिस्तान होते हुए रूस पहुँचे और फिर मार्च में बर्लिन। पहले रूस गए, रसिया गए और बर्लिन गए। बोस मूवी देखिएगा, बोस मूवी बनी है, बहुत बेहतर मूवी है। इसके अलावा एक और मूवी बनी थी मेजर शाहनवाज खान का, एक ढिल्लन जी हैं उनके उस पर वो भी मूवी एक बनी हुई है जिसको राज्यसभा टेलीविज़न ने खुद उसको बनवाया था। ठीक है, तो बोस मूवी भी देखिएगा। ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी कैसे जाते हैं कलकत्ता से पेशावर होते हुए रूस पहुँचे और फिर मार्च में बर्लिन पहुँचे। जर्मनी पहुँचकर बर्लिन यानी जर्मनी पहुँचकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए हिटलर से मदद मांगी और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना भी किए। ठीक है, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं कहाँ? जर्मनी। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अधिकारी थे। सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का ये गठन करने का विचार मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना के अधिकारी थे। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे। ठीक है, सिंगापुर आ गए। इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। देखिए, पेशावर होते हुए कलकत्ता से पेशावर होते हुए पहुँचे कहाँ? रूस से पहुँचे बर्लिन यानी जर्मनी। वहाँ से फिर आते हैं सिंगापुर। अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। 1943 में 31 अक्टूबर को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं। जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दी। जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दी। इस सरकार ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट भी बनाई। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। सुभाष, नेहरू, गांधी ब्रिगेड और एक रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट भी बनाए। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ का नारा दिया। इन्होंने 6 जुलाई 1944 सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोलते हैं कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। राष्ट्रपिता गांधी जी को कहते हैं सुभाष चंद्र बोस। जापान की सेना द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस की सरकार को सौंप दिया गया। जापान की सेना ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप दे दिया। अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। ठीक है, शहीद और स्वराज द्वीप। ठीक है, अप्रैल 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा मोइरांग मणिपुर में फहराया गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को भी जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। जब 1945 में यूएसए बम गिराता है हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। जापान के सिपाहियों के साथ भारतीय ये जो थे आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से जापान की ओर भागे। संभवतः वह ताइपेई हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को मारे गए। ये सस्पेंस में है, ये चीज़ें सस्पेंस में है, इसलिए इसकी डेट को क्लियर ना माने। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। इतना बहुत कुछ है। ओके, और सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ से बर्लिन गए थे तो इनकी एक गर्लफ्रेंड थी जर्मनी में। वहाँ पर वो शादी भी किए थे। इनकी शायद बिटियाँ हैं, आज भी हैं, वो हैं जर्मनी में। इन्होंने बर्लिन में शादी भी की थी। बोस मूवी में दिखाया गया, उसको देखिएगा आप लोग, है ना। अब ये देखिए जो लाल किला मुकदमा 1945 वाला है, इसी पर राज्यसभा टेलीविज़न ने एक मूवी बनाई है, देखिएगा उसको। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के आत्मसमर्पण के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप पर लाल किले मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गए। कांग्रेस ने INA इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति का गठन किया। बचाव पक्ष में वकीलों में भूला भाई देसाई प्रमुख थे तथा उनके सहयोग
हेतु तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की। नाम याद रखिएगा, उनके बचाव में ये वकील लोग थे, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरबख्श सिंह ढिल्लन, प्रेम कुमार सहगल, मेजर शाहनवाज खां। देखिए 3 धर्मों के लोग हैं, प्रेम कुमार सहगल हिंदू, गुरबख्श सिंह ढिल्लन जो कि सिख और मेजर शाहनवाज खां जो कि मुस्लिम। तीनों लोगों पर यही पिक्चर बनी हुई है जो लाल किला पर मुकदमा होता है, जिनके बचाव में क्या भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये लोग थे वकील, इनका लड़े थे। यद्यपि कोर्ट मार्शल ने उन्हें दोषी पाया, परंतु वेवेल जो उस समय वायसराय था, वेवेल प्लान आता है, ने समकालीन परिस्थिति को भांपते हुए उनका दंड क्षमा कर दिया। ठीक है, वेवेल ने उनका दंड क्षमा कर दिया क्योंकि फिर और विद्रोह हो सकता था। CR फार्मूला या राजा जी फार्मूला क्या है, इसको हम लोग देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। राजा जी यानी राजगोपालाचारी, जो मद्रास यानी तमिलनाडु, मैसूर यानी कर्नाटक। राजगोपालाचारी जो मद्रास के एक प्रभावशाली नेता थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते के पूर्व पक्षधर थे, क्योंकि मुस्लिम लीग 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मना चुकी थी और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध भी किया था। 1944 में गांधी जी की स्वीकृति से उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की योजना प्रस्तुत की। CR फार्मूला या राजा जी फार्मूला, मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, प्रांतों में अस्थायी सरकार की स्थापना कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे, युद्ध समाप्ति के पश्चात एक कमीशन उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करे जहां मुस्लिम स्पष्ट बहुमत में हैं, उन क्षेत्र में जनमत सर्वेक्षण कराया जाए जहां तथा उनके आधार पर तय किया जाएगा कि भारत में रहना चाहते हैं या नहीं, वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, वहां पर जनमत सर्वेक्षण करवाया जाएगा, प्लेबिसाइड वहां पर होगा, जनमत सर्वेक्षण कराया जाएगा कि वो भारत में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ प्रस्तुत की गई। देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों तथा प्रतिरक्षा, वाणिज्य और संचार तथा आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों के मध्य संयुक्त समझौता किया जाए। इस योजना को पूरी तरह तभी लागू किया जाए जब अंग्रेज पूर्ण रूप से सत्ता हस्तांतरित कर दें। CR फार्मूला था मुस्लिम लीग को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए। इनमें कई मांगे थी, कई चीज़ें उन्हें इसमें रखे थे। क्या नाम है, सी राजगोपालाचारी जी ने, कि इस प्रकार के मांगे उन्होंने रखा, इस प्रकार के उन्होंने दिए पॉइंट्स की मतलब ये सब चीज़ें हैं तो मुस्लिम लीग मान जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे देखिए क्या होता है। जिन्ना ने इस फार्मूले को यह कहकर अस्वीकृत कर दिया कि उन्हें दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए, वेवेल योजना या शिमला सम्मेलन 1945 में होता है। वेवेल प्लान आता है। वेवेल प्लान के जो मुख्य पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो की जगह वेवेल भारत के वायसराय बनकर आते हैं। इस समय भारत की स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण थी। जून 1945 को वेवेल द्वारा वेवेल योजना प्रस्तुत की गई, जिसके प्रावधान थे केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन हो जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय हों। ऐसा कहे वो कि वायसराय और कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय हों। वेवेल प्लान में कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी जिससे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक नए अस्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं हो जाती है। और वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने प्रतिनिधित्व किया। याद रखिएगा, शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वही थे जो सबसे लंबे समय तक 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सबसे कम उम्र के सदस्य रहे। ठीक है, आज़ाद तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की वायसराय की कार्यकारी के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही लिए जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग ही सभी मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। यह सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण बना। ठीक है, मुस्लिम लीग ने ऐसा कहा कि सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की वायसराय की कार्यकारी के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही लिए जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग ही सभी मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। और वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दूसरी तरफ थे। ठीक है,
आगे, गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, लेकिन वे शिमला में उपस्थित रहे। शिमला गए थे ठंडी मनाने, लेकिन उन्होंने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। शाही नौसेना विद्रोह होता है 18 से 23 फरवरी 1946 को। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। नौसेना विद्रोह होता है, कब होता है? 18 से 23 फरवरी 1946 को होता है। HMIS तलवार के नौसैनिक जहाज जो था, HMIS तलवार नाम था, उस पे 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और ख़राब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल की। सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को रिहा किया जाए। क्यों उन्हें पकड़ा गया था? जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। BC दत्त जी को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने जहाज की दीवार पर लिख दिया था भारत छोड़ो, है ना। नौसेना के इस विद्रोह को बम्बई कराची के नाविकों का पूरा सहयोग मिला। इस नौसेना विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इस विद्रोह के समर्थन में बम्बई में एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया। तो शाही नौसेना विद्रोह यही था, ठीक है, यही था। उनके प्रदर्शनों में 3 झंडे एक साथ चलते थे। क्या 3 झंडे? कांग्रेस, लीग और CPI वगैरह सब। कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा झंडा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। किसमें? HMIS यानी नौसेना विद्रोह जो था उसमें, ठीक है। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। पटेल और जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ऐसा उन्होंने कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं कर रहे हैं। ओके, अब आगे, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। फरवरी 1946 में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता क्लेमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लेता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन आया और पास हो गया। PAS, पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, याद रखिएगा नाम, ठीक है। भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यकारी तैयार करना तथा अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रतिबंध करना है। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान कुछ इस प्रकार थे कि कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया। ब्रिटिश भारत तथा देसी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए जो रक्षा, विदेशी मामले तथा संचार साधनों की देखभाल करे। ये सब चीज़ें कैबिनेट मिशन में रखी गई थी, कई चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और रखी गई थी कि संविधान सभा के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचक व्यवस्था को खारिज करते हुए प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार किया। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार किया कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन PAS, पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन ने एक अंतरिम सरकार के गठन का भी सुझाव दिया और संविधान सभा बनती है। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव होते हैं और अलग अलग सीटें होती हैं। हम ज़्यादा सीटों के पीछे नहीं जाएंगे, ये सब चीज़ें जब आपको संविधान पढ़ाया जाएगा उसमें थोड़ा चीज़ें बताई जाएंगी। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि इस अवसर पर कलकत्ता में हज़ारों लोग लूटे गए। संविधान सभा। प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू बहुसंख्यक प्रांत बिहार के मुसलमानों पर अत्याचार हुआ। इसके प्रतिकार के रूप में नोआखली और टिप्पड़ाह में हिंदुओं पर अत्याचार हुए। गांधी जी शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए नोआखली गए। गांधी जी के विवेक और साहस को देखकर ही माउंटबेटन ने उन्हें 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी। किसने दिया था? 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी जब यहाँ पर कहाँ पर नोआखली में विद्रोह वगैरह हो रहा था आपस में। संविधान सभा के चुनाव के पश्चात 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली बैठक होती है। सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, लेकिन 11 दिसंबर की दूसरी बैठक
बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। इस तरह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। ओके, ठीक है, हम ये संविधान में चीज़ें देखेंगे और जल्द ही आपको संविधान का लेक्चर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के विभाग इनको मिले थे। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला, C.H. भाभा कार्य खान ऊर्जा, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जगजीवन राम श्रम, आसफ अली रेलवे एवं परिवहन। तो लीग के सदस्य भी लियाकत अली खां वित्त, ये सब लोग थे, मतलब ये सब लोग थे। इटली की घोषणा होती है, क्लेमेंट इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को होती है। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि वे जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। 20 फरवरी 1947 को घोषणा करता है कि जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। इटली ने लॉर्ड वेवेल के साथ माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। माउंटबेटन योजना 3 जून को आती है, 3 जून योजना कहा जाता है। माउंटबेटन योजना थी। 22 मार्च 1947 को भारत के अंतरिम वायसराय के रूप में माउंटबेटन भारत आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य था अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना। लगभग 2 माह की बातचीत के बाद उपरांत माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः 20 फरवरी 1947 को इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की। कांग्रेस की ओर से व्यवस्था की स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल ने विभाजन योजना को स्वीकार कर लिया। व्यवस्था की स्थिति में सरदार पटेल और नेहरू जी ने यह स्वीकार कर लिया, परंतु गांधी जी अंत तक विभाजन का कड़ा विरोध कर रहे थे। गांधी जी के शब्दों में, यदि सारा भारत भी आग की लपटों में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं भारत को विभाजित होने नहीं दूंगा। गांधी जी ने उस वक्त ये कहा था जब नेहरू जी और सरदार जी ने विभाजन की योजना को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा कि यदि सारा भारत भी आग की लपटों में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा। गांधी जी ने ऐसा कहा था। लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार के काल में पैदा हुए परेशानियों से थक कर वल्लभ भाई पटेल ने कहा, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। वल्लभ भाई पटेल थक गए थे। उन्होंने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहें या ना चाहें, लेकिन अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरित की, एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना भी कहा गया। ओके, तो ये सब चीज़ें कुछ उसी माउंटबेटन योजना में थी। यहाँ पर कुछ चीज़ें और है। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी ने विभाजन पर आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया, यानी जिन्ना वगैरह के आगे फेंक दिया। अंत में नेहरू, पंत, कृपलानी और गांधी जी ने भी विभाजन स्वीकार कर लिया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब तो सब चीज़ें लगभग ख़त्म है। यहाँ पर डिक्री बर्ड प्लान है। क्या है? माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्री बर्ड प्लान तैयार किया। यह योजना सर हेस्टिंग्स, जॉर्ज वेबल और माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई। यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख हेस्टिंग इस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए इसमें इस्मा योजना भी कहा गया। इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर लिया गया। बताया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी, अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा गया। भारत के बंटवारे की टाइप की योजना यह थी। ठीक है, और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 होता है। 15 अगस्त को भारतीय इतिहास के एक कालखंड का अंत होता है और दूसरे का प्रारंभ होता है। माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनाया गया और नेहरू जी को प्रधानमंत्री। 14 अगस्त 1947 को जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और जो है कि बाद में कुछ चीज़ें होती हैं, देसी रियासतों वगैरह के बारे में पढ़ा गया है, पढ़ लिया जाएगा। देसी रियासतें तो उसमें पढ़ा जाता है, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद। जूनागढ़ में कैसे अंडर में किए थे, क्या नाम है इनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके बर्थडे पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है एकता दिवस मनाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इन्हीं के नाम पर बनी हुई है, इन्हीं की ही है।
जम्मू कश्मीर को, तो ये सब चीज़ें देख लेंगे। बाकी पूरा इतिहास आपका, आधुनिक भारत का इतिहास, कुछ सेक्टर अगर छूटे भी होंगे, वैसे लगभग सभी चीज़ें कंप्लीट की जा चुकी हैं। अगर जो पूरा लेक्चर पढ़ लिया होगा, जो लेक्चर नहीं छोड़ा होगा, बीच में छोड़ कर अगर जो जाएगा बहुत पछताएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा इतिहास आज आपका कंप्लीट होता है। आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया। अब आगे पॉलिटी का लेक्चर या ज्योग्राफी का लेक्चर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।